जिंक का मेन और हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हुए थे, दैट इज जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में कि अगर कोई भी मेन और सल्फाइड बेस्ड और है तो हम उसे डायरेक्टली रिड्यूस कभी नहीं करते, हम पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी रिडक्शन कार्बन से या फूक से करते हैं। तो हमारे पास ये दो स्टेप्स ऐसे ही होंगे। नोटिस करें कि पहले स्टेप में हमने उसका रिएक्शन एयर के अंदर किया है, इन विच बेसिकली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सल्फर इज रिमूव्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का हम वेस्ट नहीं करते, ये इवन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। मेटल ऑक्साइड जो है फिर इसे हम रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोक और ये हमारे पास जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट लेट मी एक्सप्लेन दैट जिंक ऑक्साइड ओवर हियर और कार्बन ओवर हियर इज सॉलिड, जिंक ओवर हियर इज गैसियस एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक के वेपर्स निकलते हैं। असल में सिस्टम के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जिंक और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स रखने वाले एलिमेंट्स में से है, तो वो बड़ी इजीली बॉयल हो जाता है, वेपर्स निकलते हैं। उसने स्पेशली यहाँ पर कहा हुआ कि आप नोट करें कि हमारे पास एक कंडेंसिंग ट्रे है एट द टॉप ऑफ द फर्नेस। इसे अगले पेज पर 233 की डायग्राम में नोटिस कर लें। ठीक है, आपके पास जिंक ऑक्साइड और कोक है, आपके पास हॉट एयर ब्लास्ट नीचे से आ रहे हैं, कोई भी स्लैग बॉटम से रिमूव हो जाता है, बॉटम पे कोई मोल्टन लेयर नहीं होती क्योंकि जिंक वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है, वेपर राइज अप करते हैं, हमारे पास स्पेशली कंडेंसिंग ट्रेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से पास कर जाता है, जबकि यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर काफी कम होता है बॉटम की निस्बत। आपको याद होगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस आयरन का भी था उसमें भी इवन बॉटम, सेंटर और टॉप में 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स थे। ठीक है ना, यहाँ पर और था, यहाँ पर और था, यहाँ पर और था। अगर आपको उसका एग्जैक्टली केस याद हो कि वो केस यहाँ पर नहीं है, मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। We had 1900 degree centigrade over here, 1000 degree centigrade over here, back in blast furnace, and 600 degree centigrade over here. This is just to give you an idea that how the temperature changes from bottom to top in a blast furnace. This is a similar blast furnace. So इस केस में भी टेम्परेचर वैल्यूज ये हरगिज नहीं है जो मैंने लिखी हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन के लिए थी, ये सिर्फ इस आइडिया देने के लिए लिखी हैं कि इसमें भी टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इतने डिफरेंस पर जिंक का वेपर से सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट होना इजीली पॉसिबल होता है, तो हम जिंक वेपर्स को दोबारा कंडेंस करते हैं और फिर रिसीव करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली मूव हो जाएगा क्योंकि वो ऐसे किसी भी कूलिंग टेम्परेचर पे कंडेंस नहीं होता, लिक्विफाई नहीं होता, सॉलिडिफाई नहीं होता। That way we can extract zinc. पिछले पेज पर जाते हैं, हमारे पास एक तो चीजें जिंक के यूजेस। जिंक को हम एलॉयज में सच एज ब्रास यूज कर सकते हैं, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिंक को गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन के लिए, जिंक को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन के लिए भी यूज किया जा सकता है। कॉपर की एक्सट्रैक्शन पे आते हैं। कॉपर के ओर्स में हमारे पास कॉपर पेराइड्स थे, CuFeS2, इसे भी हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया है। ये यूजुअली नेटिव स्टेट में होता है, लेकिन अगर नेटिव स्टेट में ना भी हो तो हम इसे बड़ी इजीली इन ओर्स से सेपरेट कर सकते हैं। कॉपर जो हमारे पास ओर्स से निकलता है वो सूटेबल होता है पाइपिंग, बॉयलर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स के बनाने के लिए, लेकिन अगर हमने इसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करना है, इन्होंने बड़ा क्लियर बताया हुआ यहाँ पर, तो हमें इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्रोसेस से गुजारना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आने वाला कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज जो कॉपर हम ओर से निकालते हैं वो पाइपिंग, बॉयलर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स में इजीली यूज हो जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स में कॉपर कॉमनली इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कुकिंग यूटेंसिल्स को सेफ रखता है। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा माइंड मैप बना हुआ है। हम ओर माइन करते हैं, हमारे पास जिंक और कॉपर आते हैं, हम उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, कॉपर का प्रोसेस सेपरेट है, हम उसकी रोस्टिंग कर देते हैं एयर में, वो बड़ी इजीली प्योर कॉपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, या कॉपर के ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, नेटिव फॉर्म में होता है तो ऑक्साइड्स में चेंज होना भी इतना इजी नहीं है, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कॉपर पेराइड की अगर हम रोस्टिंग कर दें एयर में तो आयरन अपने ऑक्साइड में, सल्फर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, जिससे अगर हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज करना है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तक ले जा सकते हैं। जिंक के बारे में भी हमने रोस्टिंग इन एयर की थी। ठीक है,
जिंक के केस में हम इसे ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं, इसकी रिडक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और जिंक मिल जाता है। आयरन का ओर माइन करने के बाद डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में आता है, ठीक है, इसकी भी रिडक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और फिर से हम आयरन या फिर उधर से हम जानते हैं कि जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस से आ रहा होता है, हम उसे पिग आयरन या कास्ट आयरन कहते हैं। फर्दर स्टील मेकिंग के प्रोसेस में भी ले जाया जा सकता है, उससे कार्बन स्टील या other forms of alloy steel such as manganese or tungsten or stainless steel हम उसमें भी convert कर सकते हैं। So this is a good mind map to keep in note कि हम इन तीनों elements को कैसे separately handle कर रहे हैं। याद रखें ये तीन elements बहुत important है, हम इनकी न सिर्फ extraction, mining, refining ये सारा कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, बल्कि इनको हमने इनके physical states के हिसाब से भी डिस्कस किया था, और चैप्टर नंबर 8 में जो वाहिद तीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे वो भी यही तीन थे। चैप्टर 8 में बाकायदा केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से जिंक के सारे रिएक्शंस एसिड्स या अल्कलीज के साथ या प्रेसिपिटेट्स कॉपर के और आयरन के हैं, ठीक है। तो इन तीन को आईजीसीएसई के सिलेबस में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है, सो ये माइंड मैप उधर से ही जाकर रिलेट होता है। सो मेक श्योर कि आपको इनके माइनिंग का, प्योरिफिकेशन का या रिफाइनिंग का, फर्नेस प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गई या एलॉय यूजेज हो गई या अदर यूजेज हो गए, वो सब आते हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको आयरन के बारे में स्पेसिफिकली रस्ट और रस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स भी अच्छी तरह से आती हैं। यहाँ पर ये तीन एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं। हम नेक्स्ट इंडस्ट्री पर आते हैं, वो हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए। ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली में से एक एग्जांपल है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस उनका होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यहाँ पे कोर्स में डिटेल में है, क्योंकि हमने ये पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं इसे क्विकली गो थ्रू करूंगा। हमारे पास 3 स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। और माइन किया, दैट इज बॉक्साइट, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसको प्योरीफाई किया और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में गुजार दिया। और है बॉक्साइट। बॉक्साइट का कलर हेमेटाइट के प्रेजेंस की वजह से रेड ब्राउन होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल बॉक्साइट कलर नहीं है, ये नीचे भी मेंशन किया हुआ है। हमारे पास माइनिंग के बाद सेकंड स्टेप है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन उसने यहाँ पर स्टार्ट में स्टेप्स में बताई हुई है। दिस इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हमारे पास जितने भी बॉक्साइट आता है हम उसे ट्रीट करते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन स्टेप्स। हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना आ जाता है, और फिर इससे हम शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट पे। इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट में हम एल्यूमिना यूज करेंगे, इसे डिसॉल्व करेंगे मोल्टन क्रायोलाइट में। यहाँ से क्रायोलाइट के हमारे पास मल्टीपल यूजेस आते हैं, क्योंकि हम इसे क्रायोलाइट में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। सो क्रायोलाइट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, understandable, but that's not the major use. Cryolite is actually a mineral we now synthetically produce, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वर्किंग टेम्परेचर को लो करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड है। We reduce it down to 900 to 1000 degree centigrade by dissolving it in cryolite. So cryolite provides us with a considerable saving in energy costs. जो भी हम चीज इस्तेमाल करें फ्यूल के लिए, फ्यूल की कॉस्ट में बहुत ज्यादा सेविंग होगी, such as coal, because the temperature decreases almost by half or less. Molten mixture aluminum oxide का क्रायोलाइट का फिर हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इस सेल में। इसको गौर से देखें, हमारे पास बॉटम पे ब्रिक इंसुलेशन है, फिर हमारे पास कार्बन या ग्रेफाइट का एक बड़ा सा कैथोड है। एनोड्स भी हमारे पास काफी बड़े बड़े हैं, वो भी कार्बन और ग्रेफाइट के ही बने हुए हैं। ये डेप्थ होते हैं सारे पोर्शन के अंदर, और इन्हें हम टाइम टू टाइम चेंज भी करेंगे। क्यों चेंज करेंगे आगे डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक। हमारे पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एल्यूमिना भी है, इसमें क्रायोलाइट भी है, स्टील शेल है जो इसे कवर कर रहा है, और कार्बन ब्लॉक की ही लाइनिंग यूज की हुई है, ठीक। जो इसके दोनों रिएक्शंस होने चाहिए कैथोड और एनोड के, वो डायग्राम्स में दिए हुए हैं, ठीक। आप नोटिस करेंगे कि एनोड का रिएक्शन सेपरेटली यहाँ पर कहीं नहीं लिखा होता। कैथोड का तो दोबारा पेज पर भी लिखा हुआ है, एनोड का नहीं बताया हुआ। तो एनोड का रिएक्शन जो है वो आप ये डायग्राम के लिए बॉटम से पिक करेंगे। So cathode produces the molten aluminum and anode produces the oxygen gas.
ब्रिक इंसुलेशन बॉटम पर क्यों है? बॉटम पर ब्रिक इंसुलेशन रखने का मतलब प्योरली इंसुलेट करना ही है। इंसुलेशंस हमारे पास किसी भी ऐसे प्रोसेस में जिसमें हीट ज्यादा हो करना जरूरी है। इंसुलेशन हमने ब्लास्ट फर्नेस के लिए भी डिस्कस की थी, वहां पे हमारे पास बाकायदा मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन ब्रिक्स थी जिन्हें हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहा था। हमारे पास यहाँ पर भी ब्रिक बेस्ड इंसुलेशन है। Once again, the purpose of insulation is not to let the heat dissipate. अगर हीट स्कैटर हो जाएगी तो हमारा जो फ्यूल है वो और ज्यादा कंज्यूम होगा। ये अच्छे खासे खर्चे वाली बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंसुलेट करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन हम कॉमनली विंटर सीजन में अपनी बॉडीज के साथ भी कर रहे हैं ताकि हीट वेस्ट ना हो एंड वी कैन कीप आवरसेल्व्स वार्म। वी डू द सेम विद आवर रूम्स। जब एक्सट्रीम विंटर्स आती हैं हम कमरे भी बंद करके इंसुलेट कर लेते हैं ताकि हीट डिसिपेट होगी तो हम तंग होंगे, रूम्स ठंडे होंगे, हम बीमार हो सकते हैं। So we do it all the time. We do the same thing in industry. So the sole purpose of this insulation is to keep the temperature at the working point, जिसे हम 900 to 1000 degrees centigrade कह चुके हैं. If we do not insulate it, ठीक है, we may be letting the heat dissipate, which is actually a total waste of fuel. ठीक, इंडस्ट्री में बहुत ख्याल किया जाता है कि पैसे कहीं पर भी जाया ना हो। ठीक, frozen crust. Let this question slide. ये बहुत ज्यादा आपको टॉपिक से बाहर ले जाएगा। एक तो ये कि फ्रोजन क्रस्ट एक्सप्लेन करने में मुझे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये टॉपिक से बहुत बाहर चला जाएगा, ठीक है। For now, let this question slide. However, there is a perfectly good explanation for it, and you can even Google it. ठीक, मैं क्लास में इसके लिए वो नहीं निकाला। अगर गूगल एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आएगी, I'll definitely explain it later, but to the only person who has this question. Moving on, कैथोड पे एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन स्टेट सिंबल्स के साथ भी मांगी होती है। आई थिंक द वर्ड्स आर गुड इनफ फॉर यू टू नो हाउ टू पुट द स्टेट सिंबल्स। बाय द वे, ऑन बोथ साइड वी हैव एल एंड एल फॉर लिक्विड सिंबल्स, ठीक है। ऑक्साइड आयंस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। ऑक्सीजन गैस इतने हाई टेम्परेचर पर कार्बन एनोड्स के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती है, एनोड्स बर्न कर जाते हैं, हम उन्हें रिप्लेस करते हैं रेगुलरली। Sometimes there is a question कि अगर एनोड्स को बार-बार चेंज ही करना है तो हम इस प्रोसेस को किसी और अल्टरनेट मेथड से क्यों नहीं कर लेते। पॉलीमेराइड प्रोसेस ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज करता है। हमारे पास कॉस्टली भी होता है एनोड्स को रिप्लेस करना जो इस प्रोसेस में हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऑप्शंस यही बचती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा प्रोसेस यूज कर लें जो हम नीचे के एलिमेंट्स के साथ यूज कर रहे हैं। उसमें क्या है, कॉपर वगैरह नेटिव स्टेट में है बेसिकली, हम उसमें तो कोई और ऐसा प्रोसेस यूज ही नहीं कर रहे। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। फॉर आयरन, जिंक, इन चीजों के लिए टिन, लेड, वी मे गो विद कार्बन बेस्ड प्रोसेस। याद रखिए कि एल्यूमिनियम लिस्ट में जो रिएक्टिविटी सीरीज की लिस्ट होती है, एल्यूमिनियम ऊपर होता है और कार्बन नीचे होता है। फिर जिंक या आयरन की बारी आती है, तो कार्बन इनको तो रिड्यूस कर सकता है, कार्बन इसे रिड्यूस नहीं कर सकता। So this is kind of an only option we have, though we have other options, but those are even more expensive. So on a large scale, this is the only option we have and the least expensive one. Yeah, it is costly to replace the anodes, but good thing is that graphite is much less cheaper as compared to the energy that we use, the electrical energy we use in this process. However, a good solution to all of this is to recycle the metal than to manufacture it. ये सिर्फ 5% यूज करता है इस टोटल एनर्जी का अगर हम इसे रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक। सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू यूज इट। एल्यूमिनियम का प्रॉब्लम ये है कि इसकी रिसाइकलिंग इतनी कम इसलिए होती है कि एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट है और आयरन की निस्बत ये आम एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन करता है, लिहाजा इसकी रिसाइकलिंग निस्बत बहुत कम हो रही है। आयरन की रिसाइकलिंग ज्यादा होने का रीजन ये है कि आयरन रस्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत इजीली होता है। एल्यूमिनियम वाज डिफरेंट। एल्यूमिनियम को हम प्रोड्यूस भी और तरीके से कर रहे होते हैं। हम एल्यूमिनियम सिंपल नहीं बल्कि एनोडाइज्ड यूज कर रहे होते हैं। व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम? हम जानते हैं कि जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की, एंड बाय दिस ही मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कवर करती है एल्यूमिनियम की सरफेस को, हम उसे आर्टिफिशियली थिकन भी कर सकते हैं।
by anodizing. Anodizing means to make it the anode. ठीक है, एल्यूमिनियम को हम एनोड बनाते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है to be used as an electrolyte, कार्बन का कैथोड होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इस एनोड पर, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और वो जो इलेक्ट्रोड होगा उसकी आउटर लेयर्स की बजाय हम उसकी आउटर लेयर को और थिक करते जाएंगे with Al2O3. ठीक, ये ऑक्साइड फिल्म थिक होती जाएगी. The good part about Al2O3 is that it's non-porous, it's sticky, it's non-flaky, इसके flakes नहीं बनते. And the last good thing about it, it can absorb dyes. ये color dyes absorb कर सकती है. So we can give it almost any choice of color we want. ठीक है, इसका colored surface होता है, which actually gives it a very good finish. That's why aluminum is used in windows, doors, doorknobs, and now being used in the manufacturing of cars, planes, and a lot of other transport vehicles. And it comes in many different colors because this oxide layer can absorb literally almost all kinds of dyes. तो बहुत सारे colors हम दे सकते हैं. तो हम anodized aluminum ही use कर रहे हैं आजकल, which is a pretty sustainable material. नेक्स्ट अप हमारे पास कॉपर रिफाइनिंग है, वो चैप्टर 4 में हो चुकी होती है. तो उससे हमने वहीं पर ही कवर किया था, उसे मैं यहाँ पर नहीं यूज कर रहा. ठीक, अभी हमारे पास चूंकि थोड़ी सी देर में टाइम का इशू हो जाएगा. ठीक है,